जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, जिसे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक है, किसी भी स्थान की जानकारी के लिए सबसे पहले हम किसी भी स्थान की जानकारी के लिए क्या करते हैं, मैप को पढ़ते हैं। अब मैप को पढ़ना कैसे, कोई किताब के अक्षर तो नहीं है कि या कोई लेटर नहीं है कि जिसे हम उठाकर पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए, उसको रीड करने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो हमारी रेखाएं होती हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके आधार पर हम अपने मैप का क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं या मैप को हम पढ़ते हैं। तो इसी को हम मतलब जो हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ये क्या होती हैं, कैसी रेखाएं होती हैं, कैसी ये बनाई जाती हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे और इनसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं आज वह हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, भारतीय महाद्वीप का निर्माण पैंजिया के किस भाग से हुआ है? जिसका राइट आंसर क्या है, गोंडवाना लैंड। जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में भी बताया है, जो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया था उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर हमारा क्या बना है, गोंडवाना लैंड बना है और अंगारा लैंड। अब ये क्या है, संपूर्ण पृथ्वी जो थी एक भूखंड के रूप में थी जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी में सिर्फ दो ही चीज़ थी, क्या क्या थी, पृथ्वी में सिर्फ दो ही चीज़ थी, क्या क्या थी, एक हमारा भूखंड था जिसे हम पैंजिया कहते थे और जल था जिसे हम पैंथालासा कहते थे। इन दोनों का विभाजन हुआ। ठीक है, तो हम अभी जल वाले पार्ट को किनारे करते, जब हम महासागर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं भूखंड की। भूखंड क्या है, वो जुरैसिक काल में इसमें दो भागों में विभाजन हुआ, जिसमें एक भाग हुआ उत्तरी और एक भाग हुआ दक्षिणी। उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया क्या, हमारा गोंडवाना लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या है, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से ही भारतीय महाद्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब महाद्वीपों का, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये सब किस पैंजिया के किस भाग के मतलब हिस्से में थे। तो आपको ये बताना है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर किस दिशा से किस दिशा की ओर खींची जाती, मतलब जो खींची जाती हैं किस दिशा से। अब ये थोड़ा ना कि हम मैप बना रहे हैं तो किसी भी तरफ हम अक्षांश रेखा को खींच देंगे। तो अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब, मतलब वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये खींची जाती हैं, ये ड्रॉ की जाती हैं। अब ये होती क्या है, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब ये कभी आपको आपकी पृथ्वी पर दिखेंगी नहीं। जैसे आप ऊपर अंतरिक्ष में जाएंगे वहाँ से देखेंगे, आपको ये दिखेंगे नहीं। ये मैप पर एक काल्पनिक रेखाएं हैं। क्यों बनाई, क्यों गई, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी भी चीज़ को, मैंने बताया ना, किसी भी जगह की जानकारी के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो उसका अपना लोकेशन होता है उसको जानने के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। ठीक है, जो हमारे मैप पर लेटी हुई, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जो हमारे मैप पर लेटी हुई लाइनें होती हैं उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पश्चिम से पूर्व विस्तार में कितने डिग्री अक्षांश का अंतर है? पश्चिम से पूर्व मतलब जो हमारे भारत का वेस्ट जो अपना गुजरात वाला पॉइंट हो और ईस्ट अरुणाचल वाला, इन दोनों के विस्तार में कितने डिग्री अक्षांश का अंतर है? तो कितने डिग्री अक्षांश का अंतर है? 30 डिग्री अक्षांश या 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि जो सूरज है हमारा, जब ये सनराइज़ होता है और सनसेट होता है ना, मतलब जब सूरज उगता है और सूरज जब अस्त होता है, तो इनके बीच में 2 घंटे का अंतर क्यों पाया जाता है? यह हमारे अरुणाचल या गुजरात के बीच में समय में, घड़ियों में समय एक बताया जाता है, परंतु सूरज उगने में 2 घंटे का अंतर क्यों होता है? वो रीज़न ये होता है कि इन दोनों के बीच में क्या है, 30 डिग्री का अंतर है। कितना? 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। आगे के क्वेश्चन में हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितने हो गए? 120 मिनट। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 दूनी 120, मतलब 16 का 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया, 120 मतलब 2 घंटे। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, इसलिए 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो समझाया हुआ वर्ड है, ये जो भी हमारे इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर करें। फिर 2 अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी किस नाम से जानी जाती है? अब ये लेटी हुई जो लाइनें हैं, ठीक है, ये जो लेटी हुई लाइनें, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम जानते हैं जोन के नाम से। इसे हिंदी में भी जोन कहा जाता है और इंग्लिश में भी जोन ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम जोन के नाम से जानते हैं।
फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने डिग्री के अंतराल पर दो अक्षांश रेखाओं को खींचा जाता है। अब ये थोड़ी ना कि काल्पनिक रेखाएं हैं तो कहाँ भी मन पड़ा वहीं पे उठा के खींच दिया, अपना घर नहीं कि जहाँ मन पड़ा वहीं पे हमने अपना कमरा बना लिया। ये क्या है, मैप है, और मैप को क्या करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड रीड करता है। तो इसको सावधानीपूर्वक और एक क्या कहना चाहिए अपन को, एक अकॉर्डिंग एक लॉ या अपने एक रूल के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो जो कितने डिग्री के अंतराल पर इन दो अक्षांश रेखाओं को खींचा जाता है, तो 1 डिग्री के अंतराल पे खींचा जाता है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, फिर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। अब दो अक्षांश रेखाएं हैं, अभी हमने क्या देखा, इनके बीच की जो दूरी है हम कहते क्या हैं, इसे हम जोन कहते हैं। अब इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर या 111 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा किस रेखा के प्रतिरूप हैं। अब आपको मैंने इसके पहले के वीडियो में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न है ना, और जो हमारी मेडिटेरियन लाइन है इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो 23.5 डिग्री, ठीक है, मान लीजिए ये क्या होगा, 0 डिग्री, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। अब ये जो है ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये क्या है, इसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं, कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। अब जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पूरे मतलब हमारे जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांटती है, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध या नदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये जो ऊपर की लाइन है क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है, जिसे हम क्या कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कहते हैं। ये हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पीएससी का पेपर दे लें या कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या किसी भी जगह का आप पेपर दे लें या रेलवेज के पेपर दे लें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ से डिस्कस कर रहा हूँ। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है और कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में काटती है। कई बार कर्क ना देके इनका नाम दिया जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा जो है कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा जो है वह मकर रेखा है। नॉर्थ और साउथ का आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा इसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, जिसे हम नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करते हैं ध्रुव पर जाने से अक्षांश व देशांतर रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ध्रुव पर मतलब पोल पर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अक्षांश रेखा जो होती है स्थित मतलब इनके बीच की दूरियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर इनके दूरियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अक्षांश रेखा जैसी खींची जाती है, मैंने बताया कि इनके जो बीच की दूरी है वह डिसाइडेड है, 111 किलोमीटर होती है। तो इनकी दूरी हमेशा, चाहे आप भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाइए चाहे नीचे की ओर जाइए, आपको इनकी जो डिस्टेंस है टोटल आपको हर जगह 111 किलोमीटर ही मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा, जिसे हम लॉन्गिट्यूड या जो हमारे मैप पर खड़ी लाइनें होती हैं, जिसे हम वर्टिकल लाइन जो होती हैं उसे हम देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड रेखा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर, ये क्योंकि एक पोल से दूसरे पोल को जोड़ती हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि ध्रुव जो अपनी देशांतर रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं होती हैं वह एक पोल से मतलब नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है कि भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं, ये ध्रुव के ऊपर मतलब नॉर्थ पोल में जाए या साउथ पोल में जाए, किसी भी साइड हम जाएंगे तो क्या होती है, बीच में चौड़ी या फैली हुई होती है, ऊपर जाके सक्रिय होती है, क्योंकि ये एक बिंदु पर ऊपर जाके मिलती हैं। तो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, घटती है। ठीक है, ध्रुवों पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, घटती है। फिर हम बात करते हैं ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखा की मध्य दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, अभी हम भूमध्य रेखा या मेडिटेरियन लाइन से कहाँ जा रहे थे, पोल पर जा रहे थे, कहाँ पर, ध्रुवों पर जा रहे थे। अब हम कहाँ जा रहे हैं, जो हमारा पोल है नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, और बीच में ये हमारा भूमध्य रेखा या 0 डिग्री देशांतर जो हमारी अक्षांश रेखा जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पोल से हम जा रहे हैं भूमध्य रेखा की ओर। तो क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि ध्रुवों से या पोल से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखा के मध्य दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो अब अभी हम क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर की ओर तो सकरा हो रहा था, मतलब एक पॉइंट में सिमट रहे थे। अब क्या जैसे हम किसी भी पोल से, अब इस पोल से हम ऊपर जाएंगे तो ये बीच में चौड़ा हो जाता है, ठीक है, या इस पोल से हम नीचे आएंगे तो बीच में क्या, तो इनके मध्य दूरी क्या होती है, इन दोनों के मध्य दूरी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसको आप याद रखेंगे कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर जाने पर क्या होती है, दोनों के बीच की दूरियाँ बढ़ती हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो अक्षांश के मध्य कोणीय दूरी किस नाम से जानी जाती है? दो अक्षांश के मध्य कोणीय दूरी किस नाम से जानी जाती है? अब जो लॉन्गिट्यूड या अपनी देशांतर रेखाएं होती हैं कैसी खींची जाती हैं, ऐसी खींची जाती हैं, है ना। तो ये जो कोण बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। फिर हम बात करते हैं दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी किस जगह होती है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी किस जगह पर होती है? तो किस जगह पर? विषुवत रेखा या 0 डिग्री पर होती है। कहाँ पर होती है? क्योंकि ये पोल है, अब ये ऐसे जुड़ी और ये ऐसे जुड़ी, सर्वाधिक कहाँ पर डिस्टेंस है? यहाँ पे अपने कहाँ पर? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर आ जाए, ठीक है। और कितना होता है इसको भी आपको याद रखना है, 111.32 किलोमीटर, मतलब 111.32 किलोमीटर होता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो इसे गोरे के नाम से जाना जाता है। अभी हमने क्या देखा था, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी के किस नाम से जाना जाता है? जोन के नाम से जानते हैं। और इसे किस नाम से जानते हैं? इन दोनों के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं। फिर हम बढ़ते हैं दुनिया का मानक समय किस रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो दुनिया का जो मानक समय है वह देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा, छोटा सा होमवर्क। जैसे हमने क्या देखा, अक्षांश रेखा 3 महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें हम 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री किसको, साउथ को, ये 3 इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन होती हैं। तो जो देशांतर रेखा है जिसके आधार पर मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम, पिछले वीडियो में कमेंट आया था मेरे पास कि ये स्टैंडर्ड टाइम मतलब मानक समय क्या होता है, तो मानक समय को इंग्लिश में स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो किसके मतलब कौन सी देशांतर रेखा के आधार पर स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है? आपको छोटा सा क्वेश्चन आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मैं बताना चाहता तो इस वीडियो में बता सकता था, बता इसलिए नहीं रहा हूँ। यदि आप अपने से सर्च करेंगे, खुद इस पर थोड़ा सा जूझेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्लिक करती रहेगी। कभी भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएगा, इसे आप कभी भूलेंगे नहीं। आप लोग को बताने के लिए सिर्फ कहने का मेरा मतलब इतना ही था, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 डिग्री देशांतर के मध्य की दूरी को पृथ्वी द्वारा तय करने में कितना समय लगता है? बार बार यही बोलूँगा, 1 डिग्री के बीच कितना समय होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। तो कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का ही समय लगता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय समय, मानक समय तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा के प्रतिरूप हैं? जो अपना लोकल टाइम होता है ना, स्टैंडर्ड टाइम होता है, और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वह किस रेखा पर आधारित किया जाता है? देशांतर रेखा पे। फिर से मैं वही कहूँगा कि आपको बस सर्च करना है कि किस रेखा के आधार पर इन टाइम जोन को सेट किया गया है, तो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हम बढ़ते हैं अपने बाउंड्रीज़ के ऊपर। अभी हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इनके ऊपर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वे मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब लगे हाथ मैंने सोचा क्यों ना बाउंड्रीज़ को भी कंप्लीट करा दूँ, ताकि आपको एक वीडियो में 2 जगह के फ़ायदे हो जाएं, ठीक है। इसकी जो ट्रिक वगैरह हैं मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगा, वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से मैं इसमें आपको मतलब अकॉर्डिंग टू बॉर्डर बाउंड्री जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वीडियो होगा मैं आपको डाल दूँगा, ताकि आप उसको लाइन बाय लाइन, क्योंकि कई बार अरेंज करने को देता है डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको मैं एक अगला वीडियो बनाकर डाल दूँगा, तो जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो भारत की कुल सीमा जलीय और स्थलीय मतलब लैंड और वाटर दोनों को मिलाकर टोटल कितनी बॉर्डर है? तो टोटल कितनी है? 22,716.6, ठीक है। तो इतने किलोमीटर कितनी? 22,716.6 किलोमीटर हमारी टोटल बाउंड्री है किसकी? इंडिया की। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की मुख्य तटीय सीमा कुल कितनी है? तटीय मतलब कोस्टल लाइन वाली जो है, जो हमारा साउथ का हमारा पार्ट होता है उसकी हम बात कर लें तो कितना है? 6,100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर है।
यदि द्वीपों के साथ बात कर ली जाए, द्वीप मतलब जो हमारा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाला पार्ट है, जिसमें हमारा क्या आता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आता है, इन सबको यदि हम इंक्लूड कर दें तो कितना है, तो हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ से भी ध्यान रखते हुए चलना है। यदि कोस्टल बोलेगा तो आपको 6100 किलोमीटर पे लगाना है, और यदि टोटल बोल जाएगी कुल, क्योंकि कई बार ये मेंशन नहीं करता है कि द्वीपों के साथ कितना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यदि कुल बोलेगा तो आपको 7516.6 किलोमीटर पर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। अब किस देश के साथ कितनी बाउंड्री लगती है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यदि आप लोग रिक्वायरमेंट होगी, यदि आप बोलेंगे तो मैं बनाकर बता दूंगा, और ट्रिक के साथ धांसू ट्रिक बताऊंगा जिसे आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो सबसे लंबी या सबसे बड़ी जो सीमा है वह बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर के साथ, और सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। कितने? 9 राज्य सीमा बनाते हैं। अब इस 9 राज्य में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किस स्टेट की है भारत में? तो गुजरात की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। अब कितने किलोमीटर है, यदि आप सर्च करके इसे भी कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको ही हमेशा याद रहने वाला है, इसमें किसी का कुछ नहीं जाने वाला है। जिसने भी कमेंट किया समझिए उसको एग्ज़ाम में ये कभी भी ना कभी आएगा और उसे ज़रूर डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे लंबी तटीय सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश की? अभी हमने स्टेट, और एक चीज़ बता दूं, स्टेट तो हमेशा लोगों को याद रह जाता है, यूनियन टेरेटरी के फैक्ट अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि सबसे लंबी किस यूनियन टेरेटरी की कोस्टल लाइन, तो आपको याद रखना है पुडुचेरी की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा है, या भारत पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा को साझा करता है? तो मैं इसका आंसर बता दूं आपको, 3323। ठीक है, 3323 किलोमीटर, 3323 या 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। और ऐसा ये तीसरे नंबर में आता है, सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चीन, उसके बाद पाकिस्तान। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आप लोग को वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं आपको ट्रिक के साथ ऐसी धांसू ट्रिक दूंगा ताकि आपको वो कभी भूले ना। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के मध्य है? तो अक्सर लोगों को सिर्फ इतना याद रखता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य, और किसके द्वारा बनाई गई यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर है सर रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में। कब? 1947 में यह बनाई गई थी। अब ये दूसरा नाम जो बांग्लादेश है, आपको यदि याद होगा विभाजन के पहले बांग्लादेश का नाम क्या होता था? पूर्वी पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसलिए जो रेड क्लिफ की लाइन है वह बांग्लादेश के साथ भी लगती है। तो आपको याद रखना है कि जो रेड क्लिफ की लाइन है वो किन 2 देशों के साथ लगती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण किया गया? तो मैंने आपको बताया 1947 में इसका निर्धारण किया गया। अब बात करते हैं हम मैकमोहन रेखा की। तो ये भारत और चीन के मध्य लगती है, और इसका निर्धारण कब किया गया? इसका निर्धारण 1914 में किया गया, 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। अब ये एक तीसरी रेखा जो है डूरंड रेखा है, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है, और इसकी टोटल जो लेंथ है वो 106 किलोमीटर के करीब है, और इसका निर्धारण कब किया गया? 1896 में किया गया। कब किया गया? 1896 में किया गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान समझौता कब हुआ था? तो भारत और अफगानिस्तान समझौता हुआ था 1893 में। उस समय अंग्रेज़ों का जो हुकूमत थी हमारे भारत में थी, तो भारत की तरफ से जो समझौता का किया गया था वह अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। तो 1893 में ये समझौता किया गया था, और जो रेखा का निर्धारण किया गया था वह 1896 में किया गया था। ये थे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाना है, आपको #PF Learning डालना है, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
इंस्टाग्राम की हमारी लिंक मिल जाएगी, आप उसे भी एक बार में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो वह भी आपको लिंक में मिल जाएगी। तो ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें।